जय माता दी दोस्तों, आप सबको अम्बे ज्ञान सागर के चैनल में स्वागत है। आज की जो कहानी का सारांश है, क्यों एक राजा को अपनी ही बेटी से शादी करना पड़ा। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक राजा था। राजा के पहले से ही 3 रानियां होती हैं। उन रानियों में से राजा एक रानी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जो कि पटरानी होती है। अब राजा शिकार करने के लिए मंत्री लोगों के साथ जंगल जाते हैं। जंगल में वह देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत साड़ी के 2 पार्ट लेकर उनको कभी जोड़ती है तो कभी अलग कर देती है। राजा कुछ देर खड़ा होकर यह देखता रहा, पर उसे उस बुढ़िया का खेल का कोई समझ नहीं आता है। वे अपनी घोड़े से उतर के उस बुढ़िया माई के पास पहुंच जाता है। वह कहता है, बुढ़िया माई, तू कौन है और इस जंगल में क्या खेल खेल रही है। तब बुढ़िया माई कहती है, राजा, मैं बेमाता हूँ, जो कि सबका भाग्य लिखती हूँ। तो राजा कहता है, अच्छा यह बताओ, तुम इन कपड़ों के पार्ट से क्या कर रही हो। कभी इनको खोलती हो तो कभी इनको जोड़ती हो। तो बेमाता कहती है, राजन, यह सब की जोड़ियाँ बना रही हूँ। किस किस की जोड़ियाँ बना रही हूँ और किस की जोड़ियाँ उजाड़ रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आता है उसकी जोड़ी बनी होती है। जब उनकी जोड़ी बनी होती है तो उनको बिछड़ना भी होता है। यह सुनकर राजा कहते हैं कि अच्छा बुढ़िया माई, एक बात तो बताओ, तूने मेरी भी जोड़ी बनाई है। तो बेमाता कहती है, मैंने तेरी भी जोड़ी बनाई हुई है। तो राजा हंस के बेमाता से मजाक करके कहता है कि अच्छा, तो तूने किसके साथ मेरी जोड़ी बनाई है। माता समझ जाती है कि राजा हंसी मजाक के मूड में है, तो वह कहती है कि तुझे नहीं पता क्या। पर राजा नहीं मानता और बार बार बेमाता से पूछने लगता है। तो बेमाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सोचती है कि यह घमंडी राजा अपनी अभिमान में चूर है, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। तब वह राजा से कहती है, तेरी जोड़ी तेरी ही बेटी के साथ बनाई है। यह सुनते ही राजा का सर चकरा जाता है और वह धरती पर गिर जाता है। वह कहता है कि बुढ़िया माई, मैं तो मजाक कर रहा था। बुढ़िया माई कहती है, जब तुझे पता ही था तो तू क्यों बेमाता से मजाक कर रहा है। अब तुझे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो राजा बेमाता के पैरों पर गिर के माफी मांगता है। कहता है, बेमाता, इस बात को झूठा कर दो। बेमाता कहती है, राजा, पाप तो तूने ही करवाया है। तू तो बहुत ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है, मेरी लिखा को झूठा करके दिखा। परंतु बेमाता उसको माफ नहीं करती। राजा बेमाता को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेमाता राजा की एक भी नहीं सुनती। अब राजा बहुत दुखी होकर अपने महल को लौटता है। राजा के 3 रानियां थी, पर राजा अभी तक निसंतान था, उसका कोई संतान नहीं था। अपनी पाटरानी के पास पहुंचता है, जिसको वह ज्यादा प्यार करता था। वह जाकर उसके गोद में सर रखकर गिर जाता है। पाटरानी बड़ी प्यार से पूछती है, महाराज, शिकार खिलाए क्या। राजा रानी को सारी बातें बताता है। तो रानी बोलती है कि आप भी किस फिजूल की बातों में पड़कर अपना माथा गरम कर रहे हो। हमारा तो अभी तक कोई संतान ही नहीं है। अगर कोई संतान ही नहीं है तो आपकी शादी कैसे हो सकती है। अब आप उस बात को भूल जाइए। उस बुढ़िया माई ने आपको डराने के लिए यह सब कुछ किया होगा। राजा अब रानी की बात सुनकर थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है, पर फिर भी मन में एक डर तो लगा ही रहता है। भाग्य लिखने वाली माता ने अगर ऐसा कुछ कहा है, वह तो सच होकर ही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब राजा और रानियां सब के सब निश्चिंत हो जाते हैं और अपना जीवन ऐसे ही जीने लगते हैं। कुछ समय के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। महल में चारों तरफ खुशियां खिल जाती है, परंतु राजा और रानी बेमाता के वचन को याद करके डर जाते हैं कि कहीं यह सच न हो जाए। समय बीतने के साथ रानी का प्रसव का समय आता है और रानी आधी रात को एक सुंदर सी कन्या को जन्म देती है। अब राजा रानी दोनों उस कन्या को देखकर खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रानी कहती है कि ये तो हमारे लिए कलंक है, जो आपको बदनाम करेगा, मैं उसको इस दुनिया से हटा दूंगी। वे दोनों उस कन्या को मारने का विचार करते हैं। अब रानी क्या करती है कि अपनी दासी को बुलाकर उस बच्चे को मरवाने के लिए दे देती है। अब दासी उस बच्चे को लेकर जंगल में जाकर पहुंच जाती है और वहां पर मिट्टी खोद के मिट्टी के अंदर दफना देती है और उसके ऊपर खाद लाद देती है। वहां से वापस महल आ जाती है और रानी को सब कुछ बताती है, पर जो विधाता ने लिखा है वह तो होकर ही रहता है।
तो क्या हुआ कि जिस दिन उस बच्ची को गाड़ी गई थी वहाँ पर वह मिट्टी ढंग से नहीं डाला गया था, जिस कारण वहाँ पर थोड़ा सा जगह बच गया था जिसमें कि हवा आती जाती रहती थी। तो वह बच्ची मरती नहीं बल्कि उसी में गड़े हुए भी जिंदा रह जाती है। अब सवेरा होता है और उस जगह का मालिक आता है। वह उस नगर का कुम्हार और कुम्हारन को बुलाता है और बोलता है कि तुम इस खाद को अपने गधे पर लाद कर मेरी जमीन पर डालाओ। ये जो कुम्हार और कुम्हारन थे ये लोग दूसरों का कामकाज करके अपना पेट पालते थे। तो दोनों इस जमीन को खोदने लगते हैं और फावड़ा से खाद को निकालने लगते हैं। वे दोनों फावड़ा से खाद को खोदने लगते हैं। तो कुछ समय के बाद वहाँ जोर जोर से रोने की आवाज आती है। तो कुम्हार दंपत्ति चौंक जाते हैं कि यह बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अब वे दोनों धीरे धीरे फावड़े से खाद को खोदने लगते हैं। फावड़े से खाद को खोजने लगते हैं और कुछ समय के बाद एक सुंदर सी कन्या मिट्टी से दबी हुई दिखती है, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह जाते हैं। अब दोनों के दोनों निसंतान थे, जिस कारण कुम्हारन उस बच्चे को लेकर अपने सीने पर लगा लेती है। उस बच्ची को देखते ही उसका ममता जाग उठती है। वह बोलती है कि अब से यह हमारी बच्ची है, हम इसको अपने साथ रखेंगे और वे उस बच्ची को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इस तरफ राजा और रानी दोनों एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारी जान छूटी, अब तक तो मर चुकी होगी, और निश्चिंत होकर अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। पर उनको यह पता नहीं कि जो विधाता ने लिखा है वह होकर ही रहता है, चाहे इंसान लाख कोशिश क्यों ना करे। अब यह बच्ची कुम्हार के घर में पलती है, समय बीता और वह जवान होती है। 16 साल की अत्यंत सुंदरी उसके रूप के चर्चे पूरे नगर में थी। एक दिन क्या हुआ, कुम्हार को कहीं दूर जाना था तो वह अपने गधों को चराने के लिए नहीं जा पाता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि पिताजी, मैं आज आपके गधों को चरा कर ले आऊंगी, आपको जो काम करना है आप कर सकते हैं। वह इतनी अच्छी थी कि अपने माता पिता का हाथ बटाती थी। तो वह गधों को लेकर जंगल की ओर चली गई गधों को चराने के लिए। अब क्या होता है कि वहाँ पर नगर का राजा नगर परिक्रमा के लिए आते हैं। तो वह देखते हैं कि एक अप्सरा जैसी युवती गधे चरा रही है। उसको देखते ही राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके दिमाग पर उसी लड़के की छवि हावी हो जाती है। उनको और कोई सूझबूझ नहीं रहता। अब राजा महल में लौटते ही सारी बातें अपनी पाटरानी को बताता है, कैसे एक अप्सरा जैसी लड़की गधे चरा रही थी। उस समय के राजा जो थे वह एक से अधिक विवाह करते थे। तो पाटरानी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह बोली कि ठीक है, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मैं उसका प्रबंध कर देती हूँ। और वह नाइयों और ब्राह्मणों के हाथों से कुम्हार और कुम्हारन के घर विवाह का प्रस्ताव भेजती है। अब जो बेमाता के लिखा सच होने का समय आ चुका था। अब यह सब देख कुम्हार और कुम्हारन दंपत्ति पहले तो आश्चर्यचकित होते हैं कि कहाँ राजा महाराजा लोग और कहाँ यह कुम्हार की बेटी, परंतु वे सोचते हैं कि बेटी रानी बनकर रहेगी। उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करके राजा का प्रस्ताव को मान लेते हैं। अब विवाह का समय नजदीक आ चुका था। राजा खूब गाजे बाजे के साथ कुम्हार की लड़की से विवाह करके राजमहल ले आता है। अब महल की सारी रानियां नई रानी की स्वागत करते हैं। शादी का जो भी रस्म रहता है वह सब कुछ करवाते हैं। अब समय थी सुहाग रात की। तो पटरानी ने उस कन्या को अच्छे से सजाती और फिर सुहाग रात के लिए सेज को भी अच्छे से सजवा लेती। अब दिन भर की थकान से रानी सोचती है कि महल की अटारी पर जाकर थोड़ा सा ठंडी हवा का मजा लिया जाए। अब महल की अटारी पर चढ़ने लगती है कि वहाँ के पास में ही एक बकरा और बकरी बंधे रहते हैं। यह जो पाटरानी थी यह जानवरों की भाषा समझने में बहुत कुशल थी। यह जो बकरा और बकरी रहते हैं वह दोनों आपस में बात करते रहते हैं। तो पाटरानी भी उनके पीछे जाकर चुपके से खड़ी होकर उनकी बात सुनने लगती है कि यह लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी जो बकरा होता है वह बकरी को कहता है कि बकरी देख, कैसा कलयुग आ गया है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो बकरी कहती है, कैसा अनर्थ, क्या होगा, जो भी कहना है तुम सीधा सीधा कहो। तो बकरा कहता है कि यह जो राजा है यह अपनी ही बेटी से शादी करके महल में ले आया है और उसके साथ सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहा है। यह तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाप और बेटी की संबंध में कलंक लग जाएगा। यह तो बताते हुए भी
शर्म आती है। बकरा और बकरी की बातें सुनकर पटरानी तो एकदम से हक्का बक्का रह जाती है और उसके कान खड़े हो जाते हैं, उसके पैर कांपने लगते हैं, वह होश में नहीं रहती। अब बकरा बकरी को प्रारंभ से ही सारी बातें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। बेमाता के सारी बातें बताता है और कहता है कि ऐसा अनर्थ ना देख सकते हैं ना कि सुन सकते हैं। हे भगवान, आपने हमें इतनी शक्ति क्यों दी कि हम यह सब सुन सकें और देख सकें। इससे अच्छा तो आप हमारे सोचने समझने की शक्ति को वापस ले लो, ताकि यह इतनी बड़ी बात हम ना सुन पाए ना देख पाए। तभी भगवान उसकी बात सुन लेते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति को वापस ले लेते हैं। तभी से दोनों गूंगे हो जाते हैं। पटरानी जैसे ही यह सब कुछ सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पागलों की जैसी हरकतें करने लगती है। वह अपने आप को मारने लगती है, पीटने लगती है, खुद को नोचने लगती है और महल के इधर से उधर दौड़ने लगती है। यह सब कुछ देख के महल के नौकर चाकर दासियां राजा के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। पटरानी कैसी हरकतें कर रही है। राजा सोचने लगता है कि अब तो पटरानी ठीक थी, अब तो सब कुछ खुद ही सजाई थी, सुहाग का सेज भी तैयार करवा रही थी, अभी अच्छी खासी थी, यह क्या हो गया। वह दौड़ा दौड़ा पाटरानी के पास जाता है। पाटरानी जो है वह महल की अटारी के ऊपर खड़ी होकर कूदने ही वाली थी कि राजा उनको पकड़ लेता है और कारण पूछता है। तब पाटरानी बोलती है कि महाराज, मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रही। मैं पहले से ही एक पाप कर चुकी हूँ, अपनी ही संतान को खुद से दूर करके। अब ये क्या करने जा रही थी, इतना बड़ा अनर्थ मुझसे हो जाता। और पाटरानी सारी बातें राजा को बताती है तो राजा भी यह सब कुछ सुनकर लड़खड़ा जाता है। वह कहता है कि अकेले तुम नहीं मरोगी, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। गलती किया है तो भुगतना ही पड़ेगा, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। अब राजा जो है मंत्रियों को हुक्म देता है कि राज्य का सारा शासन उनकी बेटी और उसके पालक माता पिता कुम्हारन को सौंप दिया जाए। ऐसा कहकर वह दोनों अटारी से नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। हम जैसा कर्म करेंगे फल भी हमको ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। जो भाग्य का लिखन है उससे मनुष्य कभी भी दूर नहीं जा सकता। तो इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि ऐसा कर्म करो कि ऐसी किस्मत किसी को भुगतना ही ना पड़े। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।